कल के रिवीजन के लिए हैंड रेस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, ई नॉट सेल का फॉर्मूला और ई नॉट सेल का नाम क्या है वो बताइए। बोलो गरिमा। मैम ई नॉट सेल का नाम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। And when E naught cell का formula when both are in RP it is E naught of cathode minus E naught of anode. ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फिजिबल, कौन सा डेटा इस बात को सेटिस्फाई करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिजिबल सेल होती है, कौन सा डेटा? हाँ आर्या। मैम अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के डेटा में हमें कैथोड का आरपी एनोड के आरपी से बड़ा है तो फीजिबल होगा वो सेल। ठीक है, डायरेक्ट बताइए कौन सा डेटा है जो फिजिबिलिटी का पैरामीटर है, कौन सा टर्म है जो फिजिबिलिटी का इंडिकेटर होता है, उसका नाम लीजिए। फिजिबिलिटी आते ही केमिस्ट्री में एक टर्म चलती है, उसका नाम गिब्स फ्री एनर्जी। यस, तो आपको बोलना है कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिजिबल है तो उसका डेल जी क्या आएगा? नेगेटिव। हाँ, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज उसका नेगेटिव आना चाहिए। तो डेल जी को अगर नेगेटिव बनाना है तो किस पैरामीटर को क्या बनना पड़ेगा? अश्मी। मैम अगर डेल जी नेगेटिव होना चाहता है इसलिए ई नॉट सेल को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि डेल जी नॉट का फॉर्मूला है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, where n is the number of electrons which get cancelled and f is Faraday's constant and they are always positive. So to make del G negative, E naught cell must be positive. Now next question is E naught cell positive कैसे होगा? How E naught cell can become positive? How E naught cell becomes positive? Clean. Ma'am, when given RP of cathode would be greater than anode, or the given OP of anode would be greater than cathode. नहीं, वो तो होना ही है। कैथोड का आरपी एनोड के आरपी से ज्यादा होना ही है। ई नॉट सेल पॉजिटिव कब होगा? व्हेन वी सब्ट्रैक्ट standard electrode of cathode, electrode potential of cathode from anode. हाँ, when we subtract reduction potential of cathode, when we subtract reduction potential of anode from cathode, सही है ना? कैथोड का आरपी ज्यादा होता है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो जब तुम कैथोड के आरपी में से एनोड के आरपी को माइनस करोगे तो पक्का है कि तुम्हारा ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से हम सीख सकते हैं कि ई नॉट सेल का फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या कोई भी न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का किया जाए ई नॉट सेल को प्लस ही आना होगा? क्या स्टूडेंट इस बात को फिक्स कर ले कि कैसे भी घुमा लो फिरा लो कुछ भी कर लो, मेरा तो एम फिक्स है कि मुझे ई नॉट सेल हर हाल में पॉजिटिव चाहिए? बोलो अक्षांश। नहीं मैम, अगर सामने वाला इनकरेक्ट सेल दे दे तो मैम नेगेटिव भी आ सकता है ई नॉट सेल। हाँ, तो अपने को तो कंसेप्चुअली चलना है, प्लस अपना एम नहीं है, आता है बहुत बढ़िया। अगर ई नॉट सेल प्लस आ जाए तो नीचे क्या लिख दोगे? द सेल इज करेक्ट। और नेगेटिव आ जाए तो द सेल इज इनकरेक्ट। देन हाउ यू कैन करेक्ट दैट सेल? मैम जिसका आरपी बड़ा है तो मैम उसको कैथोड बना देंगे और जिसका आरपी छोटा है उसको एनोड बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, कैसे तुम्हें सामने वाला इनकरेक्ट सेल दे सकता है बताइए? सामने वाला इनकरेक्ट सेल किस किस तरह से दे सकता है, उसके देने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? हाँ मैम, एनोड का आरपी ज्यादा बता के और कैथोड का आरपी कम, और मैम कैथोड का मैम ओपी ज्यादा बता के और एनोड का ओपी कम बता के।
मतलब मेरा क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल में वो कैसे कैसे पैटर्न डिजाइन कर सकता है इनकरेक्ट सेल का न्यूमेरिकल देने के लिए। नंबर 1, चलो और पूछते हैं किसी से, इनकरेक्ट सेल का न्यूमेरिकल का डिजाइन कैसे कैसे हो सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ यश, नंबर 1। मैम जैसे ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड है, तो कैथोड अगर दोनों आरपी है तो मतलब दोनों कैथोड वाले का आरपी कम बता देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। और कोई बताइए, हाथ खड़ा करिए बाकी लोग भी। देखो बच्चों, अभी आपके 12 के सेशन की शुरुआत है, अपनी हैबिट ऐसे नहीं आने दें कि आप हैंड रेज नहीं कर रहे। देखो आप लोग जब तक रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे और आंसर्स नहीं दोगे, आपको कमांड नहीं आएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अपन नहीं जानते आगे क्या सीन बनने वाला है, मे बी आपको इस साल भी ऑनलाइन ही पढ़ना पड़े पूरा। तो प्लीज आप लोग मेहनत करिए बच्चों, हाथ खड़ा करिए सब लोग। लास्ट में मैंने आपको बताया था, आयुष बताओ इनकरेक्ट सेल कैसे कैसे दी जा सकती है। मैम या तो सर्किट ब्रेक हो जाता है तब इनकरेक्ट हो जाता है। इनकरेक्ट सेल कैसे कैसे दी जा सकती है, दर्शन नंबर 1। मैम या तो मैम आप एनोड और कैथोड बताओ ही नहीं, जैसे आपने उस क्वेश्चन में किया था। एनोड और कैथोड मैम आप वो जैसे वो क्वेश्चन में डिस्क्राइब ही नहीं है कि इसको एनोड लेना है, इसको कैथोड लेना है। वो डिस्क्राइब नहीं है, तो फिर तुम सेलेक्ट करोगे। यस मैम, तो फिर अपन कंपेयर करेंगे। अगर आपने दोनों ही ऑक्सीडेशन दे दिया तो अपन ओपी को कंपेयर करके फिर एनोड और कैथोड करेंगे, बट फिर वो इनकरेक्ट न्यूमेरिकली हो चुका होगा। नहीं नहीं, क्यों, जब तुम कंपेयर करोगे तब तुम तो सही करोगे। तुम तो दोनों के ओपी दे रखे हैं, तो क्या चेक करोगे कि किसका ओपी ज्यादा है। यस मैम। जिसका ओपी ज्यादा है उसको क्या बनाओगे। मैम जिसका ओपी ज्यादा है उसको हम एनोड बना देंगे। सही आंसर आएगा ना तुम्हारा। तो नहीं समझे, तुम्हें तुम्हारे हाथ में है तब तुम गलत क्यों करोगे। गलत सामने वाला देता है, गलत हम नहीं करते हैं। गलत देने का राइट टीचर का होता है, स्टूडेंट को तो सही काम ही करना होता है। जेई एडवांस वाले कह सकते हैं कि वाटर नॉन वोलेटाइल है, मान लो, तुम कह दोगे तो तुम्हारी डांट पड़ेगी कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि वाटर वोलेटाइल होता है। समझ आ रहा है, सपोज करने का राइट टीचर्स का होता है, स्टूडेंट को तो सही करना है। तो अगर तुम्हारे हाथ में छोड़ा तब तो तुम सही करोगे, जिसका ओपी ज्यादा है उसको एनोड ही लोगे, जिसका ओपी कम है उसको कैथोड लोगे। मेरा क्वेश्चन क्या था मैम? व्हाट आर द वेज कि अपन वो टीचर न्यूमेरिकल गलत कैसे दे सकता है। गलत नहीं, किस तरह से टीचर इनकरेक्ट सेल तुम्हें दे सकता है, क्या क्या वे में वो दे सकता है। सुनिए, इसी की प्रैक्टिस कराऊंगी अभी और डिटेल में। नम्रता। मैम या तो मैम वो नोटेशन गलत दे सकते हैं सेल का, हाँ। या फिर उसका प्रेजेंटेशन गलत दे सकते हैं। नहीं, नोटेशन और प्रेजेंटेशन तो सेम है कि सेल नोटेशन में वो लोग क्या करें, जिसका आरपी ज्यादा है उसको क्या बना के दे दें, एनोड। हाँ, और दूसरा वर्ड्स में लिख दें। यस मैम। सेल बनाई जिसमें मैंने जिंक को एनोड ले लिया और कैथोड। बच्चों समझ जाइए बात को, अगर सामने वाला तुम्हें सेल देगा तो वो बना के देगा। बना के देने के दो तरीके हो सकते हैं, एक वर्ड्स में लिख दे कि ये एनोड है ये कैथोड है, वर्ड्स में लिख दे। दूसरा सेल नोटेशन लिख दे, और ज्यादा एनोड ज्यादा ओपी वाले को वो कैथोड बना के दे देगा। आप लोग करिए, इसी की प्रैक्टिस करिए पहले, जब तक एक एक स्टूडेंट को क्लियर नहीं होगा हम नया नहीं लेंगे, है ना। पहले आप इसी की प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आप लोग। दोनों तरह के क्वेश्चन एक साथ बनाती हूँ मैं, ताकि तुम्हें कंपैरेटिव स्टडी समझ आए। देखो सबसे पहला लिखो E नॉट AL3 प्लस 1.2 वोल्ट E नॉट CD2 प्लस CD, या फिर ये आप लोगों की डाउट वाला ले लेती हूँ, दोनों OP 1.5 वोल्ट। कैलकुलेट E नॉट सेल। समझो ये है तुम्हारा क्वेश्चन 1, है ना। इसमें मैंने तुम्हें दोनों E नॉट दी। अब है क्वेश्चन 2, इसी का बना दूं। AL
3 प्लस, कैडमियम 2 प्लस, कैडमियम, डेटा यही ले लेना। कैलकुलेट ई नॉट सेल। समझो क्वेश्चन को, समझो, या फिर मैं दोबारा डेटा लिख देती हूँ। ई नॉट CD 2 प्लस 1.5 वोल्ट, ई नॉट AL 3 प्लस 1.2 वोल्ट। बताओ कौन बताएगा दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है? देखो ध्यान से देखो, ई नॉट दिए दो और कहा कैलकुलेट ई नॉट सेल, और सेल नोटेशन दिया है और ई नॉट की वैल्यूज भी दी है और कहा है कैलकुलेट ई नॉट सेल। अब कौन बताएगा कि मैम हमें समझ आ गया कि ये डिफरेंस होता है? बोलो अभी पकड़ में आया क्या कि क्या फर्क है दोनों में? हाँ शार्वी। यस मैम। मैम लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें बस वैल्यू दे रखी है, तो हम खुद एक बनाएंगे सेल, तो हम तो सही बनाएंगे। तो हमें पता है कि हमें किसे एनोड लेना और किसे कैथोड लेना है, तो जिसकी ओपी दे रखा है तो जिसकी वैल्यू कम है वो कैथोड बन जाएगा, ऊपर वाला कैथोड बन जाएगा, नीचे वाला एनोड बन जाएगा। बट राइट हैंड साइड में, बोलूं मैम? वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सब लोग ध्यान से देखना, ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ओपी है, ये भी ओपी है। अब कल जो कंफ्यूजन आ रहा था बच्चों को कि दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, बच्चों ये जो दिया जाता है ये सिर्फ पहचानने के लिए दिया जाता है कि ये ओपी है या आरपी है। अब दोनों ओपी है, अब शार्वी किसका ओपी ज्यादा है? मैम ओपी ज्यादा है एल्यूमिनियम वाले का, नहीं सॉरी ओपी नीचे वाले का ज्यादा है, सॉरी 1.5 नीचे वाले का ज्यादा है, वो एनोड है। तो जिसका ओपी ज्यादा है उसको एनोड बना दिया और इसको कैथोड बना दिया। दूसरा रास्ता भी बता दो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम तो आरपी की कह रही थी। बोलो क्या करना है? आरपी में कन्वर्ट करना है। तो मैम ओपी दे रखा है तो हम माइनस में डाल देंगे, तो ये -1.5 हो जाएगा और वो हो जाएगा -1.2। तो अब इसमें भी हम कंपेयर करेंगे तो नीचे वाला कम है आरपी, तो इसलिए ऊपर वाला कैथोड बनेगा, ऊपर वाला कैथोड बन जाएगा। अब ई नॉट सेल निकलवा दो। यस मैम। तो इसमें ई नॉट आरपी की वैल्यू अगर लेके करेंगे तो कैथोड माइनस एनोड वाला करेंगे तो उसमें आ जाएगा 0.3 और प्लस आएगा क्योंकि हम ले रहे हैं तो सही आएगा। -1.2 वोल्ट माइनस फिर एनोड का आरपी -1.5, तो -1.2 प्लस 1.5 ये आ गया 0.3। प्लस नहीं आएगा क्योंकि हमने किया है। अब सेकंड वाला, अब सेकंड वाला एक टीचर दे या एग्जाम में आए तो इसमें जो एनोड है वो था हमारे पास नहीं, कैथोड जो था वो था एल्यूमिनियम, बट वो दे रखा है आगे, मतलब वो एनोड बता रखा है इसमें, वो हमें बता रखा है कि भाई ये है, तो इससे हमारा आंसर जो लास्ट में आएगा वो नेगेटिव आएगा, जिससे पता चलेगा, ऐसे ही पता चल रहा है वैसे वैल्यू देख के कि वो कैथोड है कौन एनोड है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों जब तक कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तब तक बताओ उसका नोटेशन आ सकता है क्या? बिना किसी चीज को बनाए क्या आप उसका नोटेशन लिख सकते हैं? नहीं ना। तो अगर सामने वाले ने सेल नोटेशन दे दिया देन हाउ यू कैन इग्नोर दिस? मतलब बच्चों का ये है कि सेल नोटेशन लिखा हुआ रखा है और अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर रहे हो, तो उसका देने का क्या मतलब रहा? तो क्वेश्चन यही तो है, ये दो तरह से क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे हाथ में सारी चीज, और क्वेश्चन नंबर 2 सामने वाले ने अपने हाथ में ले ली, और ऐसे केस में मान के चलिए गलत सेल ही बना के देते हैं, उसमें ज्यादा अच्छे कंसेप्ट्स चेक होते हैं ना। तो हमेशा ध्यान रखिए लेफ्ट में जो नोटेशन होता है उसमें एनोड होता है, हर्षिता फिक्स है ये, और राइट में हमेशा कैथोड होता है। तो एल्यूमिनियम एनोड दिया जा चुका है, इट्स डन, ये हो चुका है, और कैडमियम आपको कैथोड दिया जा चुका है। अब आप प्लीज अपना दिमाग मत लगाना कि इसका आरपी ज्यादा है ये कैथोड होगा, इसका ओपी ज्यादा है, नहीं, वो काम हो चुका है, खत्म हो चुका है। बिकॉज सेल नोटेशन इज गिवन, इट मींस सेल बन चुकी है तभी तो उसका नोटेशन लिखा गया है। नाउ एनोड और कैथोड डिक्लेयर हो चुके हैं, अब तुम्हें नहीं दिमाग लगाना, अब जो उसने बना दिए उससे वैल्यू पुट करो। हाथ खड़ा करिए, कौन पुट कराएगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड,
वैल्यूज पुट कराइए। वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज हमें याद नहीं करनी है। लीन बोलो। मैम यहाँ पे कैथोड और एनोड उल्टे हो गए, मतलब ऑपोजिट हो गए, तो हम लोग पहले कैडमियम का वैल्यू डालेंगे, दैट इज 1.2 वोल्ट माइनस 1.5 वोल्ट। कैडमियम की वैल्यू है आपकी, अच्छा कैडमियम की वैल्यू है 1.5 है ना, कैडमियम से कैडमियम 2+ की, तो ये ओपी है या आरपी है? मैम ये ओपी दिया हुआ है, फॉर्मूले में आरपी रखते हैं, बोलिए। अगर आरपी लेकर चलते हैं तो भी हम जैसे -1.5 नहीं तो माइनस, लेके चलते हैं तो ये फॉर्मूला तो आरपी वाला ही है ना, यस मैम, माइनस ई नॉट एनोड, ये तो आरपी वाला ही फॉर्मूला है। या तो फॉर्मूला दूसरा लिखवाओ अगर अलग अलग लेने हैं तो, है ना। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड में आरपी ही है दोनों का, तो आरपी पुट कराने थे तुम्हें। आगे बोलो, माइनस लगाऊं? माइनस 1.4 वोल्ट। एनोड कौन है? एनोड हमारा इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का क्या रखना है? और एल्यूमिनियम की आरपी रखनी है जो -1.2 वोल्ट। ठीक है, जो 1.2 है वो ओपी दे रखा है, तो -1.2, तो ये आ गया -1.5 प्लस 1.2, बोलो कितना आ गया? -0.3 वोल्ट। क्या आ गया? ई नॉट सेल नेगेटिव या पॉजिटिव? कमेंट करो तुरंत कि दिस सेल इज इनकरेक्ट, निकाल दो। उसने ई नॉट सेल मांगा है, निकाल दो, लेकिन तुरंत मैसेज छोड़ दो कि भाई ये गलत है तुम्हारा, दिस सेल इज इनकरेक्ट। आई थिंक इससे आपको क्लियर हुआ होगा। लेफ्ट राइट में जो मैंने बनाया, अगर आपको सिर्फ वैल्यूज गिवन है तो आप गलत क्यों बनाओगे? और आप गलत बना रहे हो तो वो गलती है आपकी, उसके नंबर थोड़ी ना मिलेंगे आपको। तो जब मेरे हाथ में होगा तो मैं सही करूंगी, तो मेरा ई नॉट सेल हर हाल में प्लस ही आना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाले ने सेल बना के दे दी, तो सेल बना के देने के बाद में अब प्लस भी आ सकता है, माइनस भी, डिपेंड करता है एग्जामिनर की क्या इच्छा है। नेगेटिव में कराते हैं तो बढ़िया रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बिफोर लास्ट ईयर ये बच्चों के क्वार्टरली या हाफ ईयरली आई थिंक किसी में आया था, और अपने यहाँ के बच्चों ने तो बिल्कुल नेगेटिव ही निकाल के दिया, क्योंकि मैम ने जिसका आरपी ज्यादा था उसका एनोड बना रखा था। बाकी सारे अदर इंस्टीट्यूट्स के जो भी बच्चे थे सबने प्लस निकाल के ही दिया, और मैम ने भी प्लस वाले को राइट किया। फिर बाद में बच्चों ने डिस्कस किया, तब जाके उस चीज को सही किया गया कि मैम आपने तो एनोड कैथोड ही गलत दे रखे, तो माइनस आएगा नहीं। तो आप लोग इस गलती से बच्चे, ध्यान रखिए कि अगर हमारे हाथ में है तो प्लस आएगा, और सामने वाले के हाथ में है तो दोनों आ सकता है। अभी इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। किसी को भी अभी भी डाउटफुल लग रहा हो कोई भी बात, क्योंकि आपकी पूछी हुई हर बात से किसी न किसी को हेल्प मिलती ही मिलती है। किसी के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन चल रहा हो तो पूछिए। आयुष बोलो, कोई कंफ्यूजन? नो मैम, आ गया समझ में। आ गया। ई नॉट सेल अगर नेगेटिव आएगा तो सेल क्या है? मैम इनर्ट हो जाएगा, मतलब चलेगा नहीं। हाँ, इनकरेक्ट है ना। इनकरेक्ट बनाने के लिए सामने वाला एक ही गलती कर सकता है, क्या? मैम की सेल नोटेशन गलत दे दे, मतलब जैसे कि आपने इधर करा कि एनोड कैथोड अलग अलग कर दे, और कैथोड की वैल्यू एनोड से कम कर दे आरपी में, मतलब ज्यादा कर। यस मैम, ऐसे बिल्कुल। आरपी की वैल्यू जिसकी ज्यादा है उसको क्या बनना चाहिए था? उसको कैथोड बनना चाहिए था, लेकिन उसको क्या बना दे? मैम एनोड अगर उसको बना दे तो फिर गलत हो जाएगा। पक्का है कि सेल गलत होगी, पक्का है उसका ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा। ठीक है, हर्षिता बोलो। मैम अगर ऊपर मतलब जैसे एक सेल रिएक्शन लिखी हुई है, उसके अंदर अगर वो किसी एक मतलब फैक्टर से मल्टीप्लाइड है, मतलब जैसे एक 2 से या 3 से किसी से भी, और नीचे अगर मैम जो ई नॉट की वैल्यू दे रखी है वो मतलब नॉर्मल दे रखी है, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाइड नहीं है, तो हमें वो ई नॉट की वैल्यू भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्या? नहीं, ये आपका क्वेश्चन वही है शीट में, इस तरह का क्वेश्चन। हाँ, ये वाले सारे मैं कर लूंगी, ये सारे पॉइंट्स में कर लूंगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे Cu2+ हो, जैसे ई नॉट Cu2+ दे रखा है। कितना याद कराया था? सबको याद होगा। इसका आरपी याद कराया था मैंने, तो ओपी हो गया माइनस में 0.34 वोल्ट। अब यहाँ चाहे तुम 2 लगा दो, यहाँ चाहे तुम 3 लगा दो, कोई फर्क नहीं, ये वैल्यू यही रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा।
ये सब अपन कल ले लेंगे। थोड़ा मैं चाह रही हूँ बच्चे इस टॉपिक को लेकर कंफर्टेबल हो जाएं, फिर अपन थोड़ा हाई वाले ये पॉइंट्स कर लेंगे। और इसी की आज और प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है? इतने पार्ट पर आप पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब अगला, हाँ दिव्यांश बोलो। मैम वो एक और टाइप से मैम इनकरेक्ट सेल दे सकते हैं ना, जैसे करेक्ट जो सेल रिएक्शन है उसको उल्टा करके दे दे। वो सेल नोटेशन का ही पार्ट है, सोच के देख लो। यस मैम। सेल नोटेशन का ही पार्ट है, बस देने का एक तरीका बदला जा सकता है, बाकी कहानी शुरू वहीं से ही होगी। देखो मैं बनाती हूँ क्वेश्चन, लिखो आप लोग। निकल निकल 2+ लिथियम प्लस लिथियम, सॉलिड एक्वस एक्वस सॉलिड, ठीक है? गिवन। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या सोच रही हूँ अभी क्वेश्चन बनाते समय, मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं कोई वैल्यू रट के नहीं आई हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ कि मेरे को E0 सेल प्लस निकलवाना है या माइनस, ये प्लानिंग चल रही है मेरे दिमाग में। अगर मुझे माइनस निकलवाना है तो आपको मालूम है कि मैं उसका आरपी ज्यादा कर दूंगी, और अगर मुझे सही निकलवाना है तो इसका, ठीक है? सही बोला क्या मैंने? हाथ खड़ा करिए अगर मेरी बात सुनी है किसी ने तो बोलो। मैम गलत बोला है मैम, आरपी मैम कैथोड वाले का ज्यादा होना चाहिए। अगर मुझे कैसी सेल बनवानी है? करेक्ट। बहुत बढ़िया, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं हर बात को। आप देखिए मैं वैल्यू दे रही हूँ। चेक करिए, कोई भी पॉइंट आ रहा हो दिमाग में जस्ट आस्क, कोई भी पॉइंट आ रहा हो दिमाग में मत रखिए। क्लास का पॉइंट क्लास में सॉल्व नहीं होता है तो वो बाद में हमें परेशान करता है, पढ़ने वाले बच्चे तो बाद में बहुत परेशान होते रहते हैं। फिर अब मैं कराना क्या चाहती हूँ वो तो लिखूं मैं। सबसे पहला कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, पूरा टर्मिनोलॉजी में भी बात कर लें, है ना? नंबर 2 राइट सेल रिएक्शन, draw the cell, identify OA and RA, calculate standard Gibbs free energy change। अब एक नया न्यूमेरिकल ऐड कर रही हूं मैं, एक एक स्टेप से एक एक ऐड करते जाते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये सारे, ठीक है? एक और जोड़ रही हूं, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके वेट करते हैं, सबको करने देते हैं, अभी 2-3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। सेल आपको गिवन है, सेल आपको नहीं बनानी है। सबसे पहला अपने रजिस्टर में सर्किल में बड़ा बड़ा लिख लो, सिंस सेल नोटेशन इज गिवन, सेल नोटेशन इज गिवन मीन्स सेल इज गिवन, सेल बन चुकी है, सेल तुम्हें नहीं बनानी है, सेल बन चुकी है। मैं वेट कर रही हूँ और बच्चे भी कर लें हाथ खड़ा। करिए सब लोग, ट्राई करिए, क्योंकि एक बार आंसर आ जाता है फिर हम मेहनत नहीं कर पाते।
प्रवीण आपके कितने लेक्चर कवर हो गए? प्रवीण कितने कवर कर लिए बेटा? यस मैम। कितने कवर हो गए? मैम वो सारे हो गए, बस मैम ये लास्ट वाले लेक्चर में यही मैम डाउट्स आ रहे थे मैम बहुत सारे। हाँ ठीक है, अभी कराती हूँ, इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगी, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगी। सेल नोटेशन इज गिवन, मतलब सेल गिवन है। सेल नोटेशन में हमेशा ध्यान रखिए, लेफ्ट में एनोड होता है और राइट में कैथोड होता है, और ये दोनों सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, ये फिक्स है सारी चीजें। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, हाउ गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम एनसीईआरटी, आपको वो आंसर लिखना था, ढूंढा किसी ने? हाउ गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड। देखो जो नए बच्चे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं, और वैसे सभी को कि 12th है, अब अपना बोर्ड है, तो जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, वैसे तो मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ती हूँ पढ़ाते समय, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ बीच बीच में लाइंस ऐसी लिखी हुई रहती हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ाने के दौरान छूट जाती हैं, जो टॉपिक की कंटिन्यूटी में नहीं आती, कुछ अलग से यूजेस हो गए या लाइक कुछ भी, तो ऐसे पॉइंट्स की मैं आपको शीट बना के भेजूंगी। बुक मेरे पास होती है, बुक से देखती जाती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स मिस हो गए ड्यूरिंग लेक्चर, उनकी शीट्स बना के भेजूंगी, और वो एनसीईआरटी शीट आप इसी रजिस्टर में नोट करेंगे जहां आपके नोट्स बन गए। एनसीईआरटी शीट करके आप हेडिंग डाल लेना और वो सारे पॉइंट्स ऐड करते जाना, बिना उन्हें करे हमारा चैप्टर अधूरा माना जाएगा। मैं फिर आपको याद दिला दूं, अभी जेई मेंस में जिन बच्चों के 100 परसेंटाइल आए, सबका एक ही कहना है कि हमने एनसीईआरटी को ही मेन रखा है, एनसीईआरटी को ही प्रायोरिटी दी है, तो एनसीईआरटी को आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। और एक बात अगर आप मेरी और मानना चाहें तो जो येलो बॉक्सेस बने हुए हैं, येलो ऑरेंज ग्रीन कलर में, उनको भी जरूर पढ़ें, उनको भी जरूर पढ़ें। इस बार सिलेबस बहुत सारा एक्सक्लूड हुआ है बोर्ड में, बच्चे बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं उन्हें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी हुआ है कि 12th बोर्ड में 11th का इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया हुआ है 2012 की बात। 11th और 12th एक कंटिन्यूअस जर्नी है, अगर 12th बोर्ड में 11th का क्वेश्चन आ जाए तो आप ब्लेम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कैसे दे दिया, ये सिलेबस में नहीं था। तो बिल्कुल अवेयर हो जाए, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना ही ध्यान रखें, तो बीच बीच के पॉइंट्स के मैं क्वेश्चंस बना के आपको दे दिया करूंगी, ठीक है। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन कल भेजा था, हाउ, जैसे सपोज करो मैंने तुम्हें गैल्वेनिक सेल का प्रेजेंटेशन सिखा दिया, अब तुम बोर्ड में बैठे हो और तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया, अब तुम कैसे थ्योरी लिखोगे बताओ, हाउ गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड, अब बताओ इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे। हर चीज को कहना आना चाहिए, हर चीज को कहने के लिए मेरे पास वर्ड्स होने चाहिए, एक समझ में आना सब कुछ नहीं है। अब तुम इसे कैसे लिखोगे बताओ, हाउ गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड, यही है ना इसका प्रेजेंटेशन। अब इसको कहना कैसे, कैसे लिख कर आओगे बोर्ड में, सपोज करो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, बुक ने दे रखा है क्योंकि एनसीईआरटी ने, बोलो। A galvanic cell is generally represented by putting a vertical line between metal and electrode solution. By putting double vertical line between the two electrodes can be connected by a salt or a salt bridge. एनसीईआरटी में मिला आपको ये? Yes, ma'am. अब देखो आप वापस से बोलो जीविता, एक बार सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अब आप देखना कि जिस तरह से अपन ने लिखा है उसको बुक ने कहा कैसे है, वो देखिए। प्रेजेंट करना तो अपने को आ गया, पर इसको वर्ड्स कैसे दिए जाएंगे वो देखिए, वापस से बोलिए। Yes, ma'am. A galvanic cell is generally represented by putting a vertical line between metal and electrode solution and putting a double vertical line. एक मिनट, putting a vertical line between metal and its electrolytic solution। आगे? Yes, ma'am. Continue करो। and then putting double vertical line between the two electrodes connected by a salt bridge. and then put double vertical line, मतलब अब आप इसको कैसे बोलोगे, आप ये थोड़ी ना बोलोगे पहले मेटल लिखना फिर आयन लिखना फिर वर्टिकल लाइन से अलग करना फिर डबल लगाना, आप कैसे कहोगे, वो वर्डिंग बुक में दे रखी है। by putting a vertical line between metal and its electrolytic solution and then put double vertical line
between the two electrolytic solution of two electrodes. ये पहला इलेक्ट्रोड है निकल, इसका सॉल्यूशन, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है लिथियम, इसका सॉल्यूशन, के बीच में डबल वर्टिकल लाइन डाल देना इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो जो पॉइंट्स रह जाते हैं उनकी मैं शीट बना के आपको दिया करूंगी हर चैप्टर में। ठीक है, कर लेना आज सब लोग ये वाला, मैंने भेजा था आपको ये क्वेश्चन, हाउ गैल्वेनिक सेल इज रिटन। चलो अब बताओ इसका, सिंस सेल नोटेशन इज गिवन, सो सेल इज गिवन, सेल आपको मिल चुकी है, अब आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। अखिल, यस मैम। मैम इसमें पहले हमें एनोड कैथोड पता करेंगे मैम। तो मैम इसमें जो कैथोड है मैम वो तो इसमें लिथियम वाला हो गया, और मैम जो एनोड है वो निकेल वाला हो जाएगा मैम। तो फॉर्मूला लिखने से पहले अपन ये मैसेज दे देते हैं, फ्रॉम सेल नोटेशन we found that लेफ्ट में कौन है, निकल is anode and lithium is cathode, राइट। आगे बढ़े। यस मैम। मैम फिर वैल्यू रख देंगे मैम। मैम आरपी में देखेंगे मैम, पहले तो ये आरपी में है नहीं है। यस मैम, तो निकेल तो आरपी में ही है, +1 से 0 रिडक्शन, ये आरपी में ही है, हम दूसरे वाले को आरपी में बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसलिए। +1.1 याद। यस मैम, फिर मैम इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4। ये कराइए, ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन है? मैम कैथोड अपना लिथियम है। क्या रखना है? मैम आरपी में उसकी जो वैल्यू आई है तो मैम उसकी है मैम +1.5। +1.5 यस मैम। माइनस एनोड कौन है? मैम एनोड निकेल है। क्या रखना है? मैम आरपी में इसकी जो वैल्यू है मैम वो है मैम 1.1 वोल्ट, तो मैम 0.4 आ जाएगा। बिकॉज नीचे लिख देना, सिंस वैल्यू इज पॉजिटिव सो सेल इज करेक्ट। चलिए ठीक है, पहला पार्ट आपने कर दिया, अब सेकंड पार्ट के लिए हाथ खड़ा करें। हाँ स्नेहा, आरुषि बोलो। मैम सबसे पहले ऑक्सीडेशन की रिएक्शन एनोड पर, निकेल सॉलिड -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स निकेल प्लस एक्वस। सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले एनोड पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बोलो। निकेल सॉलिड -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स निकेल 2 प्लस एक्वस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद एट कैथोड, कौन सी रिएक्शन होती है कैथोड पर? रिडक्शन बोलो। लिथियम प्लस एक्वस +1 इलेक्ट्रॉन गिव लिथियम सॉलिड। बहुत बढ़िया, लिथियम प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Li सॉलिड। ऐड करो। मैम सेकंड वाली रिएक्शन को 2 से इंटू करेंगे। बिल्कुल सही। तो मैम नेट रिएक्शन आ जाएगी निकेल सॉलिड +2 लिथियम प्लस एक्वस निकेल 2 प्लस एक्वस +2 Li सॉलिड। है ना, लिथियम वाली पूरी 2 से इंटू हुई है ना, तो लिथियम के आयन में भी 2 और लिथियम के एटम में भी 2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेल रिएक्शन अपनी आ चुकी है, फिर जिस जिसको किसी में डाउट हो पूछते जाओ। नंबर 3 चलेंगे अपन। यशस्वी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। यस मैम। मैम सेल डायग्राम अपन ऐसे बनाएंगे मैम, पहले मैम लेफ्ट साइड में एनोड एंड राइट साइड में कैथोड। तो मैम एनोड तो हमारा निकल है एंड मैम सोल्यूशन में डिप्ड है निकेल 2 प्लस के। एंड मैम देन
यस मैम, इस साइड मैम लिथियम के बनाएंगे, डिप्ड इन Li2+ सॉल्यूशन। देन मैम वोल्ट मीटर। सर्किट कंप्लीट करने के लिए वायर, वोल्ट मीटर। यस मैम। मैम देन सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर मैंने कुछ चीजें आपको कल और लिखना सिखाया था, वो बोलो। यहाँ पर एनोड लिखा करो, यहाँ पर कैथोड लिखा करो, यहाँ पर माइनस दिखाओ, यहाँ पर प्लस दिखाओ, यहाँ से यहाँ फ्लो दिखाओ, यहाँ लिख दो ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अपोजिट दिखा दो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ। बेसिक है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इतना तो बनना ही चाहिए। ठीक है, अगले पार्ट के लिए बढ़ेंगे अदिति। मैम हमने आरपी की दोनों वैल्यूज निकाल दी थी अभी सेल के वो E0 निकालने के लिए, E0 सेल निकालने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि लिथियम की आरपी की वैल्यू ज्यादा है, तो उसका रिडक्शन, वो खुद का रिडक्शन करेगा तो दूसरों का ऑक्सीडाइजेशन करेगा, तो इसलिए वो OA हो जाएगा और निकल RA हो जाएगा। निकल का खुद का क्या हो रहा है? निकल का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरों का करेगा रिडक्शन, तो वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल ठीक है, फोर्थ पार्ट क्लियर है। अब ये नए पार्ट्स हैं, ये मैं आपको सिस्टमैटिकली करना सिखा रही हूँ। स्टैंडर्ड गिब्स की एनर्जी थ्योरी को कैलकुलेट कर। del G0 माइनस NF E0 से पहले फॉर्मूला लिखिए। R लिख सकते हैं रिएक्शन के लिए, तो ठीक है। Here N इक्वल्स टू, कौन बताएगा किस नंबर से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए, किसको किससे इनटू करके क्या नंबर बना के अपन ने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया? दर्शन मैम हमने ये उसको 2 से, क्या कहते हैं, लिथियम वाली रिएक्शन को 2 से होल मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दिया था ऐड करने पे। तो किस नंबर से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए? मैम 2। तो n की वैल्यू हो गई 2। वो यूनिट नहीं होगी, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब F लिखिए, कैपिटल F का नाम लिखिए फैराडेज कांस्टेंट। आगे जब फैराडेज लॉ सिखाऊंगी तब इसकी वैल्यू को निकालना भी सिखाऊंगी। फैराडेज कांस्टेंट अभी तो डायरेक्ट बता दूं, 96500 कूलम्ब पर मोल। 96500 कूलम्ब पर मोल, ये रफली ऐसे आ जाती है, बाकी एग्जैक्टली तो 96487 कूलम्ब पर मोल। पर आपकी बुक में भी ये वैल्यू लिख रखी है, बाकी लिखा है कि आप इसे अप्रोक्सीमेट में ये बना के यूज कर सकते हो। 96500 कूलम्ब पर मोल। 96487 है एक्चुअल, एक दो जगह एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल में ये काम में लेंगी, बाकी आप 100% 96500 कूलम्ब पर मोल यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, E0 सेल हम निकाल चुके थे, कितना आया था 0.4 वोल्ट। N तैयार है, F तैयार है, E0 सेल तैयार। del G0 इक्वल्स टू माइनस N की वैल्यू डालो, F विथ यूनिट। जो बोर्ड स्टूडेंट है ध्यान दे, विथ यूनिट, पुट द वैल्यूज विथ यूनिट। आप जानते हैं 2 की कोई मतलब नहीं है जब तक आप 2 मीटर 2 सेंटीमीटर ना लगाओ। पुट द वैल्यूज विथ यूनिट। नाउ इनटू आप करते रहना, जो भी नंबर आपका आता है यूनिट बताइए। कूलम्ब और वोल्ट को इनटू करते हैं तो क्या यूनिट आती है, कौन बताएगा? कूलम्ब और वोल्ट का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट बोलो। मैम जूल पर मोल। जूल आ जाएगा और पर मोल आपका एसिड। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कूलम्ब और वोल्ट, ये आ जाएगा जूल। तो ये आ गया आपका जूल पर, ये आपका del G0 आ चुका है, इतना जूल पर मोल। और जनरली जी का आंसर किलो जूल में देना चाहिए, अच्छा इंप्रेशन आता है।
तो जो भी आपका आंसर आए उसको 1000 से डिवाइड कर देना और फिर किलो जूल पर फटाफट आंसर दीजिए। जूल में भी दीजिए, किलो जूल में भी दीजिए। ये आपने आज नया सीखा है क्या निकालना, स्टैंडर्ड। नॉट को क्या पढ़ोगे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन इज माइनस NF E नॉट। ठीक है यश? मैम जूल के अंदर तो है 77200। वापस से थोड़ा सा जोर से बोलो। मैम जूल के अंदर तो है 77200, तो इसको किलो जूल में कर देंगे तो 77.2। सेम आंसर भी तो हाथ नीचे कर लें, डिफरेंट है तो हाथ खराब है। विशाखा? मैम जूल के अंदर आंसर आ रहा है -270200। मैम 270200 जूल पर मोल। अच्छा 2 आ रहा है यहाँ पे, 270200। यस मैम। एक बार देखो वापस, मल्टीप्लाई करो वापस। दिव्यांश? मैम जूल में तो आ रहा है मैम 77200 जूल पर मोल, और किलो जूल में आ रहा है 72.2 किलो जूल पर मोल। कितना? 72.2 मैम, यही आ रहा है। 77.2। यस मैम। अक्षांश बोलो तुम्हारा क्या है? नहीं नहीं मैम, यही आ रहा है जो दिव्यांश ने बोला, वो 72 बोला था तो गलत किया था। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यूनिट्स वगैरह सब आपको बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा। ड्रॉ करने में क्या क्या अच्छे से लिखना है, ठीक है। बस हमेशा जब भी प्रेजेंटेशन करो बोर्ड के लिए तो ये ध्यान रखो कि टीचर को 500 कॉपी चेक करनी है और आपकी 500 नंबर की कॉपी है। अब आप सोच लो उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या हो चुका होगा और आपको कैसा काम करना है, ठीक है। ओके, अगला क्या दिया था मैंने? अगला हाँ, मैक्सिमम वर्क डन बाय दिस सेल। तो बच्चों देखो ये सिस्टम है और सिस्टम क्या है तुम्हारी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और केमिकल रिएक्शन होकर वो सराउंडिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे या सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम पे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है और रिडॉक्स रिएक्शन चल के वो खुद वर्क कर रहा है और वर्क करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। एक बार याद करिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, याद करिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने बैटरी से करंट भेजी तब जाकर केमिकल रिएक्शन हो रही है। वहां हमने भेजी करंट तब रिएक्शन हो रही है, यहाँ खुद रिएक्शन हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। क्या मानते? सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग के लिए। मैक्सिमम वर्क डन बाय दिस सेल। ये सेल खुद वर्क कर रही है सराउंडिंग के लिए। तो कोई कितना काम करता है? याद रखिए कोई उतना ही काम करता है जितनी उसकी एनर्जी में कमी होती है। सोच के देखिए, जब भी अपन वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, जब भी आप कोई काम करोगे तो एनर्जी खर्च होगी नहीं होगी? तो आपने कितना काम किया, जितनी एनर्जी आपकी खर्च हुई, मतलब जितनी एनर्जी आपकी डिक्रीज हुई। बताइए आपके पास डेल जी का आंसर तैयार है या नहीं है? डेल जी है माइनस, माइनस का मतलब कम हुई। कितनी एनर्जी कम हुई इसकी? -77200 जूल पर मोल। तो वर्क भी इसने कितना किया? इतना ही किया। जितनी किसी की एनर्जी कम होती है उतना ही वो वर्क कर रहा होता है सराउंडिंग के ऊपर। तो डिक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम।
तो मैक्सिमम वर्क डन बाय दिस सेल में लिखिए, सिंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फिजिबल, since electrochemical cell is visible, so its energy decreases, its energy, जो भी फिजिबल चीजें हैं उनकी खुद की एनर्जी कम होती है क्योंकि वो सराउंडिंग पे वर्क कर रहे होते हैं। its energy decreases because it does work for surrounding। देखिए पहली लाइन, since electrochemical cell is visible, पहली लाइन electrochemical cell is visible, so its energy decreases and it does work for surrounding, क्योंकि वो सराउंडिंग के लिए वर्क करती है इसलिए उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है। और अच्छे वर्ड्स में लिख लीजिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। जितनी गिब्स फ्री एनर्जी में कमी हुई है उतना ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ने वर्क किया है। ठीक है, कौन बता देगा? सो वर्क डन कितना हो गया? सो इन दिस न्यूमेरिकल वर्क डन इज इक्वल टू, हाँ अश्मी, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब कितना? माइनस 77200 या 77200? 77200 पॉजिटिव होगा। प्लस में लिखवाओगी भाई, अपन ने कहा वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी जितना कम होती है उतना ही वर्क डन। तो माइनस 77200 जूल पर मोल लिखूं या प्लस 77200 बताओ? मैम प्लस लिखेंगे। प्लस लिखेंगे कारण क्योंकि काम किया है। ठीक है, वर्क के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, वर्क नेगेटिव में पॉजिटिव में दोनों में चलता है। क्या रहता है आपके फिजिक्स में वर्क का? क्या पढ़ा है आपने? मैम अगर एनर्जी कम हो, अच्छा हाँ नेगेटिव आएगा मैम। नेगेटिव आएगा, सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया। ठीक है, और ठीक है, ओके। अमनदीप बोलो। मैम वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि मैम क्योंकि जब भी कभी भी अगेंस्ट वर्क डन होता है तो एनर्जी का नेगेटिव होता है। जैसे वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे भी जो एनर्जी है अपन उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी अपने पास नेगेटिव है तो वर्क उसका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और कोई स्टूडेंट इन दोनों को सर्किल कर लीजिए और वर्कआउट करके आइएगा, मुझे आते ही कल बताएंगे क्या होगा। सबको ये तो क्लियर है कि मैग्नीट्यूड तो ओके है, मैग्नीट्यूड तो कोई कहीं नहीं गया कि जो डेल जी का आंसर है वही वर्क का आंसर है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि वर्क डन माइनस के साथ आएगा या प्लस के साथ आएगा? मैग्नीट्यूड तो डेल जी वाला ही उठेगा। वर्क डन इज इक्वल टू द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। जितनी एनर्जी में कमी हुई है उतना ही काम किया गया। एक बार सोच के देखिए, आप इसको कंसेप्चुअली सोचिए। जितनी एनर्जी में कमी हुई है उतना ही वर्क किया गया है। तो एनर्जी में कमी हुई है, कमी को माइनस बता रहे हैं, मतलब 77200 जूल पर मोल एनर्जी में कमी हुई है। कंसेप्चुअली सोच के देखो, 77200 जूल पर मोल एनर्जी में कमी हुई है। कमी, मैं ये थोड़ी ना कहूँ कि माइनस 77200 कमी हुई है। कमी को तो माइनस पड़ेगा ना। अब सोचिए वर्क कितना हुआ है, कमी कितनी हुई है और वर्क डन कितना होगा। ठीक है, बोलो। मैम वर्क डन पॉजिटिव होगा बिकॉज अगर उसकी एनर्जी डिक्रीज हुई है तो डिक्रीज वर्क डन करने में ही हुई है,
यानी कि वर्क डन इंक्रीज हुआ है, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, बोलो दिव्यांश। यस मैम, पॉजिटिव ही होगा मैम। माइनस तो मैम उसको शो कर रहा है कि एनर्जी कम हो रही है। माइनस कमी को शो कर रहा है, ठीक है। फिर भी और सब लोग करना वर्कआउट, फिर और कल बात करेंगे। बोलो। कर लो अनम्यूट बेटा, मैंने क्लिक कर दिया। चलो ठीक है, अब जो दिव्यांश ने कहा वो वाला क्वेश्चन बना देती हूँ, उसके थ्रू करके देखो। क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, मैंने आपको 4 सेल रिएक्शन दी। कितने बच्चे मानते हैं कि सेल रिएक्शन देने का मतलब मैम सेल दे चुकी है? हाथ खड़ा करिए। सेल रिएक्शन देने का मतलब मैम ने सेल बना दी है। क्योंकि जब तक, बोलो, आप लोग से सुनना चाहूंगी स्नेहा, क्योंकि जब तक मैम नोटेशन दे दिया आपने तो रिएक्शन भी आ जाएगी। नहीं, मैंने तो ये दिया है बस, दिस इज माय क्वेश्चन। मैंने आपको ये 4 दिए हैं और मेरा क्वेश्चन है विच सेल रिएक्शन इज फिजिबल, विच सेल रिएक्शन इज फिजिबल, और आई कैन आस्क विच सेल इज करेक्ट। तो क्या मैं सेल दे चुकी हूँ? क्या मैं सेल दे चुकी हूँ स्नेहा? यस मैम। कैसे? मैम एनोड और कैथोड से पता चल जाएगा। ठीक है, एनोड और कैथोड से। और बताइए, लीन बताइए, क्या मैं सेल दे चुकी हूँ? यस मैम, बिकॉज इसमें हमें ये पता चल जाएगा रिएक्शन के थ्रू कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, तो उससे हमें एनोड और कैथोड पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। मैंने सेल रिएक्शन दे दी, मतलब सेल आ चुकी है। बच्चों समझें, सेल देने के लिए मैं सेल नोटेशन की मदद ले सकती हूँ, सेल देने के लिए मैं सेल रिएक्शन की मदद ले सकती हूँ, और सेल देने के लिए मैं वर्ड्स में लिख सकती हूँ कि भाई इसको एनोड ले लेना, इसको कैथोड ले लेना। अलग अलग पैटर्न्स ये आपके सामने आ रहे हैं। तो इस बार मैंने आपको सेल रिएक्शंस दे दी। अब मुझे हम में सब बताते जाए कि मैम इसमें आपने इसको एनोड लिया, इसको कैथोड। हाँ, मेरा क्वेश्चन है विच सेल रिएक्शन इज फिजिबल और विच सेल इज करेक्ट। फर्स्ट का आंसर कौन देगा? फर्स्ट का आंसर कौन देगा? आर्या। मैम फर्स्ट में कैथोड मैंगनीज है, क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है, तो जो रिड्यूस होगा वो कैथोड पे होगा। तो ये सही है कि गलत है? मैम वो हमें आरपी की वैल्यूज से पता पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। कैथोड की आरपी। क्वेश्चन अधूरा है या नहीं है? अभी इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। मैं चाहती हूँ ये सब ऑब्जर्व करना आपको आए कि अभी ये अधूरा है। मैम हम ये तो पता लगा लेंगे कि आपने Al को 0 से +3 में बदला, मतलब Al का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम ये तो पता लगा लेंगे कि मैंगनीज +2 से 0 हो रहा है, मैंगनीज का प्लस घट रहा है, मतलब मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है। हमने ये तो पता लगा लिया कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। हमने ये तो पता लगा लिया कि जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। पर आपने तो हमसे अलग क्वेश्चन पूछा है। आपने तो पूछा है ये काम होगा या नहीं, ये सेल सही है या गलत है, तो आपको हमें आरपीओपी देना पड़ेगा, राइट? तो बहुत बढ़िया, आप लोग समझते जा रहे हो कि क्या नीडेड है। तो हमें डायरेक्ट ही दे देती हूँ क्योंकि आपको पहचानना तो आ ही गया है ना। अब मैं वैल्यूज दे रही हूँ, देखते जाना।
चेक करते जाओ सही चल रहा है या गलत चल रहा है। चलिए अब आपका जो एनसीईआरटी वाला फर्स्ट क्वेश्चन दिव्यांश ने पूछा था वो भी हो जाएगा अपना, वो था कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है सेल रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करिए, फर्स्ट वाला कंप्लीट करिए। अब और दूसरे स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करिए बच्चों, सबका नंबर आना चाहिए, सब आंसर दीजिए। अब यहाँ पे तो ये सबका नंबर आ चुका है एक एक बार, नहीं अब बाकी में नीचे आती हूँ। अक्षिता वर्मा, अक्षत राठी, बच्चों आंसर दीजिए एक एक आप लोग भी। अक्षत बोलो। बोलो बेटा। मैम फर्स्ट रिएक्शन में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है। तो एल्यूमिनियम कौन है? मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो वैल्यू होती है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एल्यूमिनियम इस सेल में क्या बना हुआ है? मैम एनोड है ना। तो ये तो तय हो चुका है कि एनोड कैथोड बन चुके हैं। यस मैम। क्योंकि रिएक्शन ही आ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप कहाँ अभी तक सेल बनाने के अटके हो, रिएक्शन ही आ चुकी है। तो मतलब एनोड ये और कैथोड ये। चेक करो डेटा से सही है क्या। एल्यूमिनियम का आरपी कितना दिया है मैंने? 1.2। हाँ अक्षत आंसर्स दिया करो, आंसर देने से और अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मैग्नीज का आरपी कितना है? मैम 1.5। किसका आरपी ज्यादा है? मैग्नीज का। तो मैम वो कैथोड। तो उसको क्या होना चाहिए? मैम कैथोड। क्या वो है? यस मैम। तो ये सेल करेक्ट है मैम। मतलब ये रिएक्शन करेक्ट है। फिजिबल है, ये रिएक्शन होगी। अब एक साथ तुम खुद बोलो पूरा कि मैम रिएक्शन में एल का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो वो एनोड है, मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा था तो वो कैथोड है। तो मैम ये रिएक्शन फीजिबल है। फिर मैंने डेटा को देखा, फिर जब मैंने डेटा को देखा तो किसका आरपी ज्यादा है? मैंगनीज का। मैंगनीज का ही रिडक्शन होना चाहिए था और इसने मैंगनीज को ही कैथोड बनाया है। हाँ तो ये डेटा के हिसाब से चल रहा है इसलिए ये फिजिबल है, ये सेल सही है, ये काम होगा। ओके ऐसे देखना है, यहाँ से देखना है, फिर यहाँ से दो टैली करने हैं। पहले तो किसको क्या बना रखा है, फिर किसको क्या होना चाहिए था, क्या जिसको जो होना चाहिए था उसको ही वो बना रखा है। ओके सही है, और गलत कर रखा है तो गलत। अब देखिए इसी में वो वाला वर्ड भी सीख लीजिए, डिस्प्लेस वाला। एल्यूमिनियम और मैंगनीज में ये एटॉमिक फॉर्म है और ये आयोनिक फॉर्म है। मैं थोड़ा इसको न्यूट्रल फॉर्म में ले लूं, न्यूट्रल फॉर्म में बनाती हूँ तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो ये तो एलिमेंटल फॉर्म है और इसका कोई कंपाउंड था से MnSO4, आयन है ना, आयन किसी के साथ में, ठीक है। अब देखो किसने किसको हटाया, आई थिंक अब आप लोग बता सकते हो, अब आप लोग कर लोगे ये जो मैंने कर दिया है इससे, किसने किसको हटाया। अच्छा नहीं हुआ, एकदम हाथ हटा लिए सबने। ओके किसने किसको हटाया, ये तो वही होगी ना आपकी 9th 10th वाली रिएक्शंस जो आप करते हो। देखो Al का एटम था, मैंगनीज का आयन था, Al ने आकर इसको हटाया, इसको हटाया तो इसको तो कहा तुम तो यहाँ से जाओ, तो Mn2+ को तो क्या बना के हटा दिया, Mn, और खुद वहां पर आ गया और सल्फेट से जुड़ गया। अब Al का चार्ज होता है +3, सल्फेट का होता है -2, तो इनका कंपाउंड फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी को तो आयनिक फॉर्म में लिखा है, Al मैंगनीज का आयन बना दिया, फिर एल्यूमिनियम का आयन बना दिया और मैंगनीज लिख दिया। अब बताओ किसने किसको हटाया। हर्ष माथुर हाथ खड़ा करो। हर्ष किसने किसको हटाया बताओ।
मैम एल्यूमिनियम ने मैग्नीशियम को हटाया यहाँ। मैग्नीज। मैंगनीज, सॉरी मैम। एल ने किसको हटाया? मैंगनीज को हटाया मैम। सॉरी मैम, क्या? कौन ज्यादा रिएक्टिव है? मैम मैम हटाने वाला? हटाने वाला, हाँ। एल्यूमिनियम ने मैग्नीज को हटा के उसकी जगह ले ली। देखो मैग्नीज को मैम। तो बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक दिया और खुद उसके सल्फेट के साथ जुड़ के बैठा है। तो किसने किसको हटाया? एल्यूमिनियम ने मैंगनीज को हटाया। यस, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव हो गया, नहीं हो गया? तो इस तरह से रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करा जा सकता है। तो क्या मैं कह दूं कि जिस मेटल का, मेरी लाइन सुनना आप लोग, जिस मेटल का ओपी ज्यादा होगा वो कम ओपी वालों को हटा सकती है। सोच के देखिए, सोच के देखिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट को एनालाइज करिए। जिस मेटल का ओपी ज्यादा है वो कम ओपी वाली मेटल को हटा सकती है। सोचिए, सब लोग वर्कआउट करिए, सोचिए। जिसका ओपी ज्यादा है, जैसे 9-10 में एक्टिविटी सीरीज चलती थी ना, अभी एक्टिविटी की टर्म्स में बात नहीं होती है 12th में। 12th में ओपी और आरपी के टर्म्स में बात होती है। जिसका ओपी ज्यादा है वो कम ओपी वाले को हटा सकती है। तो जो आपने मेरे से एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 पूछा कि अरेंज द मेटल्स इन द ऑर्डर की कौन किसको हटा सकती है, तो जिसका ओपी सबसे ज्यादा है उसको सबसे एक्टिव कर दो, फिर कम ओपी, फिर कम ओपी, फिर कम ओपी, क्योंकि जो ज्यादा ओपी वाला है वो सबको हटा सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए अक्षांश बताओ। यस मैम, मोर ओपी वाले मैम लेस ओपी वालों को हटा सकती है, जैसे कि अपन इस एग्जांपल में देख सकते हैं। मैम एल्यूमिनियम का जो ओपी है वो -1.2 वोल्ट है और मैंगनीज का -1.5 है। मैम -1.2 बड़ा है -1.5 से, तो मैम ये क्लियर हो गया। वही उसको हटा पा रहा है, ठीक है। वैल्यूज के अलावा कौन कंसेप्चुअल ग्राउंड से मुझे बता सकता है कि ज्यादा ओपी वाला ही कम ओपी वाले को हटाएगा, बिना वैल्यू के कंसेप्चुअली? कोई ट्राई करना चाहे? कंसेप्चुअली ओपी का मतलब समझते हुए अगर आप जाना चाहो। अमनदीप? ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है कि ओपी का मीन्स होता है, ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना। ऑक्सीजन से नहीं बैठेगा क्योंकि एलिमेंटली सब एलिमेंट्स ही है ना अकेले। यस मैम। ऑक्सीजन से नहीं बैठ पाएगा ये। और कोई सोच के बताए? चलो बताओ गरिमा। मैम जिसका ओपी ज्यादा है यानी कि वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और है ना दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो इसलिए वो जो मतलब जो उसको हटा पाएगा। यस मैम, उसको डिस्प्लेस कर देगा। जब कोई मेटल अपनी सॉल्यूशन में से हटती है तो बताओ गरिमा वो क्या से क्या बन जाती है? जब कोई मेटल अपने सॉल्यूशन में से हटाई जाती है तो वो क्या से क्या बन जाती है? आयन से क्या बन जाती है? मैम एलिमेंटल फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म में। और मेटल पर चार्ज हमेशा प्लस होता है, तो प्लस घट जाता है। प्लस का घटना क्या होता है? रिडक्शन। तो उसको रिड्यूस होना पड़ेगा। और जो मेटल हटाने आती है वो मेटल अपना हमेशा क्या करती है? ऑक्सीडेशन। यस मैम। ऑक्सीडेशन बंद करके ही तो वो आयन में बदलकर उसके एनायन से जुड़ पाती है फिर। यस मैम। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। आप इसे कंसेप्चुअली भी समझ सकते हैं और आप इसे वैल्यूज के बेसिस पे भी समझ सकते हैं। जिसका ओपी ज्यादा होता है वो कम ओपी वालों को उसके सॉल्यूशन में से हटाकर खुद उसके काउंटर आयन से जुड़ जाता है। वर्ड्स वगैरह नोट करना। तो एल्यूमिनियम आई, उसने MnHO4 में से मैंगनीज 2+ को हटाया। से मैंगनीज को ध्यान दे, मैंगनीज को नहीं हटाया, मैंगनीज 2+ को हटाया और मैंगनीज में बदल दिया और खुद उसकी जगह आयन बनकर आ गई। तो आप देख सकते हैं कि जो मेटल जुड़ने आती है वो अपना आयन बनाती है और मेटल का आयन कैटायन होता है, मतलब वो अपना ऑक्सीडेशन करती है। ऑक्सीडेशन करने के लिए उसका ओपी ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा ओपी वाला ही कम ओपी वाले को हटा सकता है। तो जब भी आपके पास ऑर्डर जमाने को आए कि 10 मेटल्स के आरपी दे दिए, इन्हें डिस्प्लेस करने के ऑर्डर में जमाओ, तो सबसे ज्यादा ओपी वाली सबको हटा सकती है और जिसका ओपी सबसे कम है उसको सबसे हटना पड़ेगा, वो किसी को हटा नहीं पाएगी। ठीक है,
तो ये आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वाला भी समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दिया होगा और इसके साथ आपको ये लिखना है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है और सेल करेक्ट है या नहीं है। दो दिए थे ना मैंने क्वेश्चन आपको, और फिर ये डेटा लिखा होगा अपने कॉपी में, है ना। ये खत्म कर लो, फिर ये वाला पॉइंट लिखवाती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ चुका है, फर्स्ट का आंसर आ चुका है एल और मैंगनीज में मैंगनीज का आरपी ज्यादा था, मैंगनीज को रिड्यूस होना चाहिए था, मैंगनीज को कैथोड बनना चाहिए था। फिर मैंने जब रिएक्शन को देखा तो मैंगनीज का ही रिडक्शन हो रहा है, मतलब मैंगनीज ही कैथोड है, मतलब जो होना चाहिए वो ही हो रहा है, मतलब ये काम फिजिबल है, ये होगा। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए 4 स्टेटमेंट बोलूंगी अलग अलग पैटर्न्स में, है ना। आप मुझे ट्रू और फॉल्स बताना, ठीक है। 4 स्टेटमेंट बोलूंगी मैं। आयुष बोलो बेटा। ये वो सेकंड आंसर के लिए हाथ खड़ा करता है। अच्छा अच्छा, एक मिनट में इसके 4 स्टेटमेंट बोल दूं, फिर सेकंड आपसे सुनती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा, एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस मैंगनीज फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। बोलिए ट्रू और फॉल्स। एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस मैंगनीज फ्रॉम इट्स आयंस सॉल्यूशन। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। यशस्वी। मैम ट्रू है। बिकॉज मैम बिकॉज एल्यूमिनियम तो अपनी एलिमेंटल स्टेट में है और मैंगनीज अपनी आयन स्टेट में है जो एक्विस होता है सोल्यूशन में। तो मैम स्टेटमेंट सही है कि एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस मैंगनीज फ्रॉम इट्स आयन सोल्यूशन। तो तुमने सिर्फ ये देखा, डेटा नहीं देखा कि एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करना है तो एल्यूमिनियम को आयन बनाना पड़ेगा, इसलिए उसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, उसका ओपी ज्यादा होना चाहिए और उसका ओपी ज्यादा है इसलिए वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। यस मैम। चलो दूसरा स्टेटमेंट है मेरा, when we draw the cell, electrochemical cell for first reaction, manganese will be at left hand side। जब हम इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे तो मैंगनीज लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। बोलो दर्शन। बोलो मैंगनीज लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। ट्रू और फॉल्स। मैम बोलो। मैम इलेक्ट्रिक सेल के डायग्राम में या फिर रिएक्शन में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब मैं ड्रॉ करूंगी, डायग्राम बनाऊंगी, तो मैंगनीज लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। नो मैम, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। बिकॉज मैम बिकॉज राइट साइड के अंदर तो हमेशा एनोड आता है और एनोड तो एल्यूमिनियम है, सो मैग्नीज विल कम एट राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा एनोड आता है ना। हाँ सॉरी मैम, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एनोड आता है और एल्यूमिनियम एनोड है। बहुत सही, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, एक मैंने डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बनाया, एक मैंने सेल के ड्रॉ करने से रिलेटेड बनाया, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है मेरा, इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करंट विल फ्लो फ्रॉम एल्यूमिनियम टू मैंगनीज। बोलिए करंट विल फ्लो फ्रॉम एल्यूमिनियम टू मैंगनीज। अदिति। मैम ट्रू है। फटाफट कर ले, क्यों? एल्यूमिनियम मैंगनीज करंट फ्लो होगी क्या, ये बताना है आपको। एल्यूमिनियम एनोड है और मैंगनीज कैथोड है, तो अगर अपन सेल डायग्राम बनाएंगे तो फिर उसमें एनोड पे, अब एक मिनट कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। चलते जाओ, सही चल रही हो। एल्यूमिनियम एनोड है, एनोड है तो वो क्या करेगा? मैम एनोड पे रिडक्शन होता है। हाँ, ये क्या, सारी गलतियां कर लो पर ये मत करो बच्चों, एनोड पर ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैम इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एल्यूमिनियम से मैंगनीज पे, और एल्यूमिनियम से मैंगनीज पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सही तो चल रहा है बिल्कुल। अब बताओ ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स हो गया ना। एल्यूमिनियम से
मैंगनीज इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट तो कहाँ जाएगी, मैंगनीज से मैंगनीज से एल्यूमिनियम की तरफ। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल देखो 12th की जो केमिस्ट्री है वो कंसेप्चुअल है, 11 से तो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हर चैप्टर इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे भी कोई चॉइस देना, तुम्हें 12 पढ़ानी है 11, तो मैं 12 ही चूज करूंगी। बहुत कंसेप्चुअल है, आप अपना फ्लो स्टार्ट करिए, आप अपने आप जगह तक पहुंचेंगे। सबसे पहला एल्यूमिनियम एनोड है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तीसरा एल्यूमिनियम से लॉस हुए थे इलेक्ट्रॉन मैंगनीज से वायर के थ्रू पहुंचेंगे। तो एल्यूमिनियम से मैंगनीज इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है, तो मैंगनीज से एल्यूमिनियम करंट चलेगा, तो मैंने तो रिवर्स दिया था, तो ये false। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, सारी चीजें जुड़ जाएंगी आपस में, ही ध्यान रखिए। चलो आयुष, अब तुम बताओ सेकंड। यस मैम, सेकंड वाले में मैग्नीशियम और लिथियम है। मैग्नीशियम का तो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है जो कि 2+ बन रहा है, और लिथियम का जो कि है वो +1 से न्यूट्रल बन रहा है जो कि रिडक्शन हो रहा है। और इधर वैल्यूज आपने दे रखी है Mg = 1.3 जो कि OP में है, RP में कन्वर्ट करके -1.3 बन जाएगा, और लिथियम का क्या कहते हैं RP ही दे रखा है, तो फिर 1.1 है, तो फिर ये फिजिबल नहीं होना चाहिए मैम, क्योंकि अगर ये अगर मैग्नीशियम का है तो फिर वो एनोड बन गया, और एनोड का हमेशा कम होता है RP, तो फिर फिजिबल नहीं सॉरी फिजिबल है। पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने Mg का क्या दे रखा है, RP या OP? मैम Mg का तो OP दे रखा है, कहाँ लिखा हुआ है ये? मैम वो या फिर Mg का 2+ बन रहा है तो फिर OP दिया होगा। ये कैसी गलती है बच्चों, Mg से Mg2+ बनना ऑक्सीडेशन होना है, इससे OP का क्या रिश्ता, ये बताओ। OP तो वैल्यू है, अलग से दी जाती है। ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। अच्छा, वो और ये सबके दे रखे हैं। पहले मुझे ये बताओ, तुम Mg2+ से OP कैसे दिमाग में आ रखा है, वो बताओ। मैम वो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर ऑक्सीडेशन से OP अपने आप ही हो गया। नहीं, ये कंसेप्ट क्या दिमाग में सेट है वो मुझे क्लियर करो, ताकि मैं इसको सही करूं। नहीं मैम, आप समझ में आ गया कि कि OP की मतलब, अब मैंने सोच रहा था कि Mg से Mg2+ बन रहा है तो फिर OP दे रखा होगा, और क्या Mg से Mg2+ बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन फिनोमिना है, लेकिन मैं इसका OP भी दे सकती हूँ और RP भी दे सकती हूँ। मैं RP दूंगी तो तुम उसे OP में बदल सकते हो, और OP दे दूं तो बहुत बढ़िया है। ये कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं रखो कि अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका गिवन डेटा OP ही तो होगा, ये रिड्यूस हो रहा है तो इसका गिवन डेटा RP ही तो होगा। क्यों? मैंने ऐसे क्वेश्चन भी तो दिए जिसमें दोनों का OP दिया है, दोनों का RP दिया है, एक का OP एक का RP दिया है, सब तरह के क्वेश्चन बनाए ना। वो RP जो आपने नीचे वाला लिखा था मैंने पढ़ा नहीं था, RP ऑफ, तो बस वैल्यूज ही देखी थी। नहीं वो कोई बात नहीं है, तुमने नहीं पढ़ा, मैं तो आपके कंसेप्ट पे जाना चाह रही हूँ। मैं नहीं चाहती छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारे हाथ से पूरा क्वेश्चन निकले, वो मैटर है केवल कि ऑक्सीडेशन से OP का कोई रिश्ता नहीं होता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलो yes, अब चलो, दोनों के RP गिवन है, किसका RP ज्यादा है? मैम Mg का। कंटिन्यू। यस मैम, और Mg का RP ज्यादा होना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि वो एनोड बन रहा है इसमें, तो फिर नॉन फिजिबल है, फिजिबल नहीं होगा। Mg का RP ज्यादा है तो उसे कैथोड बनना चाहिए था, यहाँ क्या बना रखा है? एनोड बना रखा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, इसलिए ये सेल गलत है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये काम नहीं होगा, ये सेल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज क्या लिखोगे? सिंस RP ऑफ Mg इज मोर देन Li, Mg का RP ज्यादा है, सो Mg को क्या बनना चाहिए? शुड लगा देना, so Mg शुड बी कैथोड, and here Mg is anode, so this is incorrect cell, this reaction is not feasible. ठीक है, हाँ अब बताओ दिव्यांश, इसका आंसर दो। क्या मैग्नीशियम लिथियम आयन को डिस्प्लेस कर सकता है? नो मैम।
क्यों धीरे आवाज है? मैम कंफ्यूजन है नहीं मैम, कंफ्यूजन नहीं है। क्या? नो मैम कह रहा मैग्नीशियम लिथियम आयन को डिस्प्लेस कर सकता है? नो मैम। क्यों? मैम क्योंकि ये सेल मैम इनकरेक्ट है। नहीं, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। मैग्नीशियम लिथियम को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब कोई मेटल किसी को डिस्प्लेस करती है तो उस दौरान मेटल का क्या होता है? जब कोई मेटल किसी के सॉल्यूशन में से किसी मेटल को हटाती है तो हटाने वाली मेटल का क्या होता है? ओपी ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन होता है, इसके लिए उसका ओपी ज्यादा होना चाहिए। और हटने वाली मेटल का क्या होता है? मैम रिडक्शन होता है। इसलिए उसका ओपी कम होना चाहिए, है ना? यस मैम। अब यहाँ पर तो mg का क्या ज्यादा है? मैम mg का मैम rp ज्यादा है। तो वो हट सकती है या हटा सकती है? मैम हट सकती है। हाँ, मेटल्स के केस में बोल रही हूँ मैं लगातार, 12th क्लास मेटल्स के केस में ये बात है। जिस मेटल का ओपी ज्यादा होता है वो हटाती है, और जिस मेटल का ओपी कम होता है वो हटती है। ज्यादा वाली कम वाले को हटाती है। तो यहाँ तो mg का rp ज्यादा है, ओपी कम है, तो ओपी कम है तो वो कैसे हटा सकेगी ज्यादा ओपी वाले को? ये ध्यान रखिए, ठीक है? थर्ड के लिए हाथ खड़ा करिए। थर्ड रिएक्शन, नम्रता। मैम इसके अंदर कैल्शियम को हमने कैथोड लिया है और सोडियम को एनोड लिया है, बट मैम डेटा के अकॉर्डिंग सोडियम कैथोड होनी चाहिए क्योंकि उसका आरपी ज्यादा है, बट यहाँ पे उल्टा ले रखा है इसलिए ये सेल गलत है। ठीक है, तो सही करने के लिए क्या करें? मैम सही करने के लिए कैल्शियम को एनोड और सोडियम को कैथोड। तो सही की रिएक्शन बताओ, सेल रिएक्शन। सही की सेल रिएक्शन बताओ। मैम कैल्शियम सॉलिड गिव्स कैल्शियम 2+ अब एंड देखो, जो अपन दो को जोड़ के बनाते हैं ना, 12th क्लास सीखना, मैं एक ही में सिखाऊंगी। कैल्शियम एनोड डिक्लेयर किया तुमने, इसका आरपी कम है मतलब ओपी ज्यादा है, मतलब कैल्शियम एनोड है, तो कैल्शियम से कैल्शियम 2+ बनाओ। एक ही में करना सिखा रही हूँ। प्लस Na+ एक्वस Na+ से Na बना दिया। अब बताओ Na में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैम Na में 11 मतलब 1 1 और कैल्शियम में मैम 2 2 ऐड करते समय इनटू करना है। क्या मैम? जब आप इन्हें ऐड करोगी इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए, तो Na वाले को कितने से इनटू करना है? मैम 2। वो मैंने यहाँ सीधा कर आई बात समझ में? यस मैम। पहले अपन हाफ सेल रिएक्शन लिखकर सेल रिएक्शन बनाते हैं ना। अब कंपटीशन में फटाफट करना है, क्योंकि देखो आज तुम सेल रिएक्शन बना रहे हो, उसी में तुम्हें इतना समय लग रहा है, कल तुम्हें सेल रिएक्शन से नर्स्ट इक्वेशन बना के न्यूमेरिकल करने। तो अगर मैं सेल रिएक्शन में इतना समय लगा दूंगी तो कब नस्ट बनाऊंगी, कब लॉग एंटी लॉग लेकर इतनी बड़ी कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स आने वाले होंगे। तो हमें स्पीड भी बढ़ानी है, हम स्किप भी नहीं करेंगे कोई पॉइंट, लेकिन हमें स्पीड भी बढ़ाना है, इस बात को समझो। तो आपने क्या कहा कि मैम Na और कैल्शियम थे, मैम मैंने देखा कि कैल्शियम का आरपी कम है, ओपी ज्यादा है, तो इसे एनोड होना चाहिए, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन करा दिया। सोडियम का रिडक्शन आता है सबको प्लस घटाना। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो एक ही है, तो इसको 2 से इंटू करूंगी मैं तो हो जाएगा। तो जो आप 2 स्टेप में काम करते थे, नहीं 3 में, पहले एनोड की लिखते थे, फिर कैथोड की, फिर नेट, वो मैंने 1 स्टेप में ही कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट सेल रिएक्शन, करेक्ट सेल रिएक्शन। ठीक है, अब चौथे के लिए करिए।
जी, फोर्थ के लिए बताइए। लीना कल एब्सेंट थे? नो मैम। अच्छा ठीक है, बताओ। मैम Na2+ से Na बन रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये Na कैथोड होगा। Cu से Cu2+ बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड होगा। और डेटा के अकॉर्डिंग Na का Rp ज्यादा है Cu से, तो ये करेक्ट है, तो ये फीजिबल होगा और सेल भी करेक्ट है। अब मुझे ये बताओ कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? मैम Cu Na2+ को करेगा। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? मैम इलेक्ट्रॉन Cu से Na, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? Na से Cu। ठीक है, तो ये आपका सेल रिएक्शन के थ्रू भी पता किया जा सकता है और आपका सेल नोटेशन से भी पता किया जा सकता है। और एक और पैटर्न लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लें। आरपी ओपी बहुत ध्यान से देखो, एनोड कैथोड ध्यान से देखो, फिर चेक करो। आज मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराई है, नए में सिर्फ एक डेल्जी निकाला है आज अपन ने, और कुछ भी नहीं किया है। अब लिखिए एक और क्वेश्चन। Taking potassium as anode and iron as cathode, we made galvanic cell. We made galvanic cell. ठीक है, find its E0 cell and del G naught. इसके ये दोनों पता करना। if कौन बताएगा क्या देना है मुझे? if क्या मैं सेल बना चुकी हूँ, चेक करिए, या आप खुद बनाने वाले हैं? बोलिए, क्या मैं सेल दे चुकी हूँ? बोलो। नो मैम, आपने मैम एनोड और कैथोड बता दिया, पर आपने मैम वो पोटेंशियल नहीं बताया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, वो मैं दे दूँ आपको क्योंकि वो ही अभी मिसिंग है। तो क्या मैं सेल बना चुकी हूँ? सेल बन चुकी है, देखो, टेकिंग पोटेशियम एज एनोड एंड आयरन एज कैथोड, बन तो चुकी है। यस मैम। एक सेल में यही तो ढूंढना चाहता है कि एनोड किसे बनाना है और कैथोड किसे, बाकी बेसिक डिजाइन तो कॉमन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड और कैथोड ही तो वैरी करते हैं, बाकी तो डिजाइनिंग सेम है। तो टेकिंग पोटेशियम एज एनोड, वर्ड्स में क्या दिया, एंड आयरन एज कैथोड, वी मेड गैल्वेनिक सेल। ये आपने मुझे बता ही दिया कि मैम आपने पोटेंशियल नहीं दिया, अब मैं दे रही हूँ। और फटाफट ये लास्ट क्वेश्चन कर दो, फिर आपके शीट के जितने भी डाउट्स हैं वो कल पूछ लेना, ठीक है? E0 पोटेशियम को मैंने एनोड लिया है, आयरन का मैं 3 ले लूँ, ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए, यहाँ तक कि सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और कोई भी डाउट हो पूछ लें। अब देखो, सेल गलत हो या सही, उसने तुम्हें ये नहीं कहा कि गलत सही, उसने तो कह दिया जो भी मैंने बनाई है मुझे तो ये निकाल के दे दो। अब सेल करेक्ट और इनकरेक्ट का दिमाग में मत रखो, बना के दे दिए सामने वाले ने, अब निकाल के दो वैल्यूज को। लीना बोलो। मैम E0 के डायरेक्ट कांटेक्ट विद K+ इसका OP दे रखा है, तो RP में कन्वर्ट करेंगे तो -1.5 वोल्ट होगा। Fe का भी OP दे रखा है, उसको RP में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो +0.3
3 आ जाएगा। कैथोड कैथोड है -1.2 Fe। आयरन, कैथोड है यस आयरन, और आयरन का आरपी रखना है -1.2 माइनस -1.5, तो मैम 0.3 आ जाएगा, प्लस का 0.3 वोल्ट। सेल सही है मतलब? यस मैम। गलत भी होती तो अब न्यूमेरिकल है तो सॉल्व करना है उसे, उसने गलत बना के दिया है, ठीक है, राइट। सेकंड पार्ट बोलो, मैक्सिमम वर्क डन। मैम -F E0 सेल, मैम n की वैल्यू हो जाएगी 2। हो जाएगी 2 मैम क्योंकि जब K से K+ की रिएक्शन लिखोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा? 1, और आयरन से आयरन 3, फिर किसको किससे 4। इंटू करोगी? अब 4 कर दिया, पहले 2 करा, दोनों गलत है। चलो लिखाओ रिएक्शन, बोलो एनोड कौन है? मैम एनोड के पोटेशियम। एक और क्वेश्चन जोड़ लो फिर आप लोग, थर्ड सेल रिएक्शन कौन है एनोड? मैम पोटेशियम। रिएक्शन लिखवाओ। के प्लस माइनस के 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स K+। कैथोड की लिखवाओ। मैम Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। ऐड कराओ दोनों को। मैम K को 3 से इंटू कर देंगे। 3 से इंटू करने के बाद जुड़वाओ दोनों को। मैम 3K प्लस Fe3 प्लस गिव्स Fe प्लस 3K प्लस। व्हाट इज N? 3। हाँ, N वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिससे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो। तो यहाँ 1 को मैंने 3 करा, 3 से इंटू करके, तो 3 माइनस और 3 प्लस से कटे ना इलेक्ट्रॉन। यस मैम। इलेक्ट्रॉन कटते हैं उसे N बोला जाता है। ओके मैम। यस मैम। तो मैम F की वैल्यू हो जाएगी 96500 और ये 0.3। यूनिट्स वगैरह आपको बता दिया, विद वैल्यूज, विद यूनिट्स वैल्यूज को पुट करना, आंसर आ जाएगा जूल पर मोल में। और इट्स गुड इंप्रेशन जाता है बहुत अगर आप उसे किलो जूल पर मोल में बदल के लिखते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। एनोड कैथोड दिए कैसे जाते हैं और एनोड कैथोड हम खुद कैसे निकालते हैं। हम निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट को 2 काम करने हैं, कंपेयर द वैल्यूज और ढूंढ लो किसका आरपी ज्यादा है किसका ओपी, ठीक है। सेल रिएक्शन बनाना आ गया, डायरेक्ट बनाना भी आ गया आपको, ठीक है। अभी क्वेश्चन करके आना, जो अभी बताना चाहे फटाफट भी बता सकता है। डेनियल सेल के लिए, और बाकी बच्चे कर आए फॉर डेनियल सेल। व्हाट इज E0 सेल? सीधा जेईई पे क्वेश्चन आता है। व्हाट इज मैक्सिमम वर्क डन बाय डेनियल सेल? डेनियल सेल। अब डेनियल सेल में आपको मैंने इलेक्ट्रोड बताए थे कौन कौन से, उनके आरपी मैंने आपको याद कराए थे, इसलिए फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जेईई में। डेनियल सेल का E0 सेल कितना होगा और डेनियल सेल का मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा? कर लिया इतने बच्चों ने? बहुत बढ़िया। एक मैं ये चीज और सिखाना चाह रही हूँ, पहले देख लें। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की सेल बनी हुई और सेल रिएक्शन लिख दी, और ये कैथोड दे रखा है और ये एनोड है ना, सेल रिएक्शन लिखनी है। मैं डायरेक्ट लिखना सिखा रही हूँ। देखो एल्यूमिनियम एनोड है तो एल्यूमिनियम पर ऑक्सीडेशन होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शामिल है। मैग्नीशियम कैथोड है तो इसमें रिडक्शन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शामिल है। अब Al से जब Al3+ बनेगा तो 3 है, Mg से Mg2+ में 2 है, अभी 6 बन के कटेंगे। तो 3 वाले को 2 से इंटू करो तो इसके दोनों पार्ट्स को 2 से इंटू कर लो, और 2 वाले को 3 से इंटू करो तो इसके दोनों पार्ट्स को 3 से इंटू कर लो, ठीक है। चलो बता दो कोई भी। E0 सेल, यशस्वी बताओ बेटा।
नेहा फर्स्ट टाइम आप खड़ा किया है आज, बोलो नेहा। यस मैम। मैम इनोड सेल में डैनियल सेल में एनोड जिंक एंड कैथोड कॉपर एंड मैम कॉपर का आरपी 0.34 एंड जिंक का आरपी -0.76 मैम। देन इसमें ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड का लगाएंगे, इसमें मैम 1.1 वोल्ट आएगा। बिल्कुल, अब नीट के लिए इसको याद करके रख लो। जे के लिए डैनियल सेल का ई नॉट सेल होता है 1.1 वोल्ट। नाउ वर्क डन। मैम वर्क डन में एन की वैल्यू 2 होगी। बिल्कुल। एफ आपको क्लियर है? एंड मैम देन इनटू किया। यस मैम। मैम वैल्यू 212.3 किलोजूल पर मोल। कितनी? 212.3 किलोजूल पर मोल। बिल्कुल सही। तो ये दोनों डेटा आप जेई के लिए याद रखिए ताकि आपको वहाँ कैलकुलेशन का समय न। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की क्लास। अब किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लें, क्योंकि काफी सारे मतलब मेनली जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं होता है उनके